हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इस क्लासेस की जो टाइम होती है वो रात के 9 बजे होती है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच यानी द प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कल नाउन डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और हम बिल्कुल शुरुआत से आपकी जितनी भी इंग्लिश की क्लासेस है बिल्कुल शुरुआत से चला रहे हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट्स बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन आपको इंग्लिश में इसको याद करना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो डिफिनीशन की, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही सी हु देम दे यू etc। ठीक है, तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी नेम की जगह पर हम ही सी हु देम दे यू etc का यूज कर सकते हैं। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही सी हु देम दे यू etc। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर हम बार बार बोलते हैं ना कि एक ही, जैसे कि आज एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए सीता आई थी, सीता गई थी, सीता खेल रही है, सीता खाना खा रही है, सीता आई थी लेकिन सीता चली गई। लेकिन देख सकते हो आप, अजीब लगता है। इसके लिए क्या बना है, प्रोनाउन बना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, गुरु डिड नॉट कम एज ही वॉज इल, यानी इसका हो जाएगा आपका कि मतलब कि जो गुरु हैं वो जब तक बीमार थे तब तक वो नहीं आए। ठीक है, मतलब कि सिंपल। तो आप देख सकते हो कि जब तक गुरु बीमार थे वह नहीं आए। अब अगर यही बोलेंगे जब तक गुरु बीमार थे गुरु नहीं आए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए ठीक है, तो देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है, राधा फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी राधा असफल रही यानी फेल हो गई क्योंकि उसने उन्होंने हार्ड वर्क यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो राधा और यहाँ सी। ठीक, तो ये अंतर होता है, बार बार नाम की से अच्छा है कि वहाँ सी और ही का यूज किया जा सके ताकि बोलने में भी अच्छा लगे। ठीक है, अगर वही हम कहते कि राधा असफल रही क्योंकि राधा ने अच्छा मेहनत नहीं किया, राधा पढ़ती है लेकिन एग्जाम के टाइम पे राधा ने अच्छे से तैयारी रिवीजन नहीं किया, तो ये क्या होता है, वहाँ पे सी का अगर यूज हो जाएगा प्रोनाउन का तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में गुरु के लिए ही और राधा के लिए सी का प्रयोग हुआ है, अर्थात ही और सी दोनों क्या है, प्रोनाउन है। अब फ्रेंड जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो प्रोनाउन है इसके कितने भेद हैं। तो सबसे पहले तो आता है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट हो जाता है द पर्सनल स्पीकिंग, मतलब अपने लिए, द पर्सनल स्पोकन टू यानी दूसरे के लिए, द पर्सनल स्पोकन ऑफ यानी सबको। जैसे कि मान लीजिए द पर्सनल स्पीकिंग यानी आई और मी हो जाता है, किसी दूसरे के लिए तो यू। ठीक है, और द पर्सनल स्पोकन ऑफ तो उसमें ही सी इट दे, ये जितने भी वी, ये क्या होता है आपका द पर्सनल स्पोकन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। इन्हें क्रमशः फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सनल के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनल प्रोनाउन को नंबर, जेंडर, एम एवं फंक्शन के अनुसार इस तालिका की सहायता से समझ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस चार्ट के थ्रू आप समझेंगे, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका पोसेसिव है। ठीक है, तो पोसेसिव मतलब होता है, ठीक है, ये आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए क्या, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, यानी अगर आप खुद हैं तो सिंगुलर और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। जैसे कि आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट मी, और पोसेसिव मतलब होता है मालिकाना यानी अपना, माई, माइन, जैसे कि मेरा है। ठीक है, प्लूरल यानी वी, अश, तो फिर क्या हो जाता है, आवर, आवर्स हो जाता है। ठीक है, फिर आपका जैसे सेकंड हो जाता है तो इसमें सिंगुलर तो यू, तो आपका यू होता है ऑब्जेक्ट, इसमें जो होता है यू और योर्स हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर तो जैसे कि ही, सी, इट, इसमें आपका हिम, हर, इट आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं हिज, हर। ठीक,
उसके बाद प्लूरल में आपका दे, देम और इसमें देयर और देयर्स हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हो प्रोनाउन को। अब देखिए विशेष कुछ महत्वपूर्ण है कि आई का प्लूरल नहीं होता है, यानी बहुवचन नहीं होता है। आई सिर्फ अपने आप में अकेला है। वी का अर्थ आई प्लस आई मतलब दो व्यक्तियों का नहीं होता है। वी के अंतर्गत आई के साथ ही या सी होने पर भी वी का प्रयोग होता है, जैसे हम, ठीक इस तरीके से वी का यूज किया जाता है। यू एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है, वह छोटे जानवरों के लिए भी प्रयोग। हमने ये जितने भी आपके पॉइंट्स है आप क्लास 7 क्लास 6 में बिल्कुल सब पढ़े होंगे। ठीक है, अगला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है आपका, तो जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर इंगित करे वहां इस सर्वनाम का प्रयोग करता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक वचन में इस प्रकार बनते हैं, जैसे कि सिंगुलर के लिए अगर माई हो, अगर उसमें सेल्फ जोड़ दिया जाए तो उसमें माई सेल्फ यानी खुद का। अगर माई कहीं आई की जगह पे हो तो आप माई सेल्फ लिख सकते हो। हिम है उसमें हिम सेल्फ, हर है तो हर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये आपका खुद के लिए इंगित, अपने आप के लिए इंगित करता है। तो हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। अब देखिए अगर बहुवचन हो जैसे कि देम सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, तो आपका यहाँ पे योर सेल्फ हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शी डिड हर सेल्फ, तो यहाँ इसका जो मतलब हो जाएगा, कह रहा है कि शी डिड हर सेल्फ यानी उसने खुद किया। ठीक है, सी डिड हर सेल्फ। तो यहाँ पे अगर आप माई सेल्फ लिख देंगे, सी डिड माई सेल्फ, तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ अगर आप हिम सेल्फ लिख देंगे तो अगर यहाँ रहता कि ही, ठीक है, ही डिड, तब आप हिम सेल्फ लगाते, क्योंकि यहाँ पे सी है तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे? हर सेल्फ। आप यहाँ जैसे कि योर सेल्फ था तो यहाँ पे क्या बहुवचन नहीं लगाना है, तो इसलिए जो सी के लिए प्रयोग होता है वो हर, तो इसमें हर सेल्फ यानी उसने खुद किया। आई सेव्ड माई सेल्फ मतलब कि मैंने खुद को बचाया। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पूरा एग्जाम्पल। अब देखिए अगला जो है वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी दिस, दैट, दिस, दो आदि जैसे कि एडजेक्टिव है, किंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज माई बुक, दैट इज योर पेन, दैट इज द रेड फोर्ट, दिस आर योर बुक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रोनाउन तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, जिसमें दिस, दैट इसका प्रयोग हो तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है, अतः इनका प्रयोग सदैव एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यानी प्रत्येक लड़के को एक कीमती प्राइज मिलती है। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक मतलब एक बॉयज, ठीक है, मतलब प्रत्येक हर एक को कीमती प्राइज दी जाती है। आइदर ऑफ दिस रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा कि इनमें से कोई भी सड़क मतलब इनमें से कोई भी एक सड़क रेलवे स्टेशन की ओर जाती है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये केवल और केवल सिंगुलर नंबर में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है यह संबंधवाचक सर्वनाम में सामान्यतः क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग दो समान वाक्यों में संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड 100 रन फॉर द टीम, यानी यह वही लड़का है, या आप कह सकते हो कि दिस इज द बॉय यानी यह वह लड़का है जिसने टीम के लिए 100 रन लगाए थे। ठीक है, यानी 100 रन लगाए थे या बनाए थे।
ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि आई गॉट द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, यानी मुझे वह कलम मिली जो कल खो गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हो जो संबंध, एक क्या है, ये संबंध बता रहा है कि संबंध वाचक सर्वनाम, जिसमें कि ये आपका जो बॉय है ये किससे रिलेट कर रहा है कि सौरन इसी ने बनाया था। पेन यानी इसका क्या हो गया था, खो गया था। तो ये एक रिलेट करके बता रहा है, किसी भी बात को रिलेट करके बताना जो होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में सामान्यतः क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग दो समान वाक्यों में संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड 100 रन्स फॉर द टीम। दूसरा, आई गॉट द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। यानी संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम है जिनका प्रयोग किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि टू नो मोर अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। मतलब कि क्या, वो रिलेट कर रहा है उस व्यक्ति से कि वो ये कल, मतलब जो व्यक्ति था वो यहाँ आया है था। हियर इज द बॉय हु स्कोर्ड 100 रन, मतलब कि जिस लड़के ने 100 रन बनाए वो यही है, ठीक है। फिर है कि वेयर आर द बॉयज हु वांटेड टू स्विम, मतलब कि जो लड़के तैरना चाहते थे वे कहाँ हैं। द मैन हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज सक्सीड्स, यानी वह व्यक्ति जो कड़ा परिश्रम करता है हमेशा सफल होता है, ठीक है। रिलेट क्या है कि जो कड़ा परिश्रम करेगा वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। दोज हुम द गॉड्स लव डाई यंग, यानी जो व्यक्ति देवताओं के प्रिय होते हैं वे जल्दी ही मर जाते हैं, ठीक। तो ये एक रिलेट करके, तो ये आपका पूरा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब उपयुक्त वाक्यों में हु तथा हुम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। वाक्य नंबर 1, हु का संबंध मैन से। वाक्य नंबर 2, हु का संबंध बॉय से, ठीक है, मतलब वो यहाँ कह दिया जा रहा है। वाक्य नंबर 3, वाक्य का संबंध बॉय से। वाक्य नंबर 4, हु का संबंध मैन से। तो आप यहाँ देख सकते हो जितना भी हु या हुम लगा है इसका अर्थ जो होता है वो एंसीडिएंट यानी ऐसा ही होता है, ठीक है। हुम एंसीडिएंट, हु का क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि चौथा नंबर पे, तो वो मैन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए विशेष इसमें को दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर और जेंडर वही होता है जो उसके पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का होता है। सेकेंड, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि दिस इज द पेन आई बॉट इट यस्टरडे, तो एक रिलेट कर रहा है दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यहाँ विच ने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है और हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में तथा हुज का तथा पोसेसिव केस में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से कह रहा है कि हुम, हु और हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात होता है तो हु, हुम और हुज का प्रयोग होता है, ठीक है। और हु का प्रयोग कभी कभी नॉमिनेटिव केस में भी और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का जो प्रयोग होता है वो पोसेसिव केस में होता है। मतलब पोसेसिव मतलब होता है मालिकाना, ठीक है, अपना खुद का। तो ये आपका हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। विच का प्रयोग जानवरों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। द टाइम विच द लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग प्राय निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे कि यू लॉस्ट द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है। कभी कभी हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो जो होता है ये दृढ़ता, यानी आपका इसमें जो होता है दृढ़ता पूर्वक किसी बात को कहने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को दृढ़ता प्रकट करने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो वे एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ यू स्मोकिंग, यानी मैंने स्वयं तुम्हें धूम्रपान करते हुए देखा। ही हिमसेल्फ मेड द टी फॉर यू, उसने स्वयं तुम्हारे लिए चाय बनाई,
ठीक है, मतलब दृढ़ता पूर्वक कहा जा रहा है कि सी हर सेल्फ से सो, यानी वह स्वयं ही ऐसा कहती है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें क्या है, दृढ़ता है। ठीक, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, यानी उसने स्वयं ही अपने आप को अपराधी स्वीकार किया था। उपयुक्त वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग वाक्य के बीच में बात की दृढ़ता प्रकट करने के लिए किया जाता है, किंतु इनका प्रयोग निम्नलिखित तरीके से माई सेल्फ विल से सो, आई माई सेल्फ विल सो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि केवल और केवल मतलब कि एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के निकट ही हो। ठीक है, तो इसका हम माई सेल्फ मतलब खुद का, ठीक है, आई माई सेल्फ विल से सो, तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो क्या है आपका, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक, अब देखिए अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध व्यक्त करे उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन या परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द टू बॉयज, ठीक है, क्वारलेड विथ ईच अदर, ऑल द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, मतलब कि हर एक जितनी भी लड़कियां हैं वो एक दूसरे से हेल्प ले रही थी। ठीक है, इन वाक्यों में ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग परस्पर वाचक सर्वनाम की तरह हुआ है, मतलब कि हर, मतलब यहाँ जो आपका द टू बॉयज क्वारलेड विथ ईच अदर, मतलब कि जो दो लड़के थे वो आपस परस्पर मतलब अपने आप में झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, फिर है नोट इच अदर और वन अनदर का प्रयोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह होता है। ऑब्जेक्टिव केस में रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है दो व्यक्तियों के लिए, ईच अदर और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ईच अदर और अनदर में कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी ईच अदर तो उसमें दो व्यक्ति होते हैं और वन अदर तो इसमें दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर फादर, विच इज योर वेन, हु इज योर ब्रदर, हुज ब्रदर इज ही, यानी तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारी कलम कौन सी है, तुम्हारा भाई कौन है, वो किसका है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो, who has killed the bird, चिड़िया को किसने मारा। तो उपयुक्त मोटे छपे शब्द प्रश्न के काम आए, अतः ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जो आपका whom है, who है, ठीक है, whose, तो ये आप सभी ने पढ़ा ही है। ठीक है, अब कुछ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, यानी who, whom, whose का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, who का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था नीचे। ठीक है, कब इसका यूज किया जाता है, और जो whom का प्रयोग किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, और whose का संबंध पोसेसिव केस के रूप में किया जाता है। ठीक है, what का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, which का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, जानवर के लिए होता है। इससे सिलेक्शन का सेंस पता चलता है, यानी भाव पता चलता है। लास्ट है आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन। आप देख सकते हो जो आपका काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है कुल 8 है। ठीक है, तो अगर आप बस 8 इस नाम भी याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन नहीं पूछता है। बस कभी कभी क्या होता है ना कि इसका 1 से 2 उदाहरण पूछ देता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस एग्जाम्पल पे देना होगा। वह सर्वनाम जो किसी खास या विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वन, सम, एनी, नॉन, अनदर, ऑल, बोथ, एल्स, मेनी, इटीसी, मतलब कि वो निश्चय नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि नॉन इज प्रेजेंट, नॉन ऑफ हिज बुक्स और कॉस्टली, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, ऑलवेज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये आपकी क्या है कि मतलब अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि हाँ ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये खत्म हो गया, जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो इसका प्रोनाउन का डिफिनेशन याद करना होगा कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। फिर आपको ये कितने जो इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ये कितने हैं, तो 8 हैं। इसमें से आपको नाम याद कर लेना है और 1 से 2
एग्जाम्पल याद कर लेना है, इससे ज़्यादा आप सभी को कुछ नहीं याद करना है। जैसे द प्राउन यानी डिफिनेशन आपको याद कर लेना है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यू, etc। ठीक है, एग्जाम्पल 1 से 2 याद कर सकते हो। गुरु डिड नॉट कम एज ही वॉज इल, राधा फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, आप इसके काइंड ऑफ प्रोनाउन याद कर सकते हो। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है, सेकंड जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। फोर्थ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। फिफ्थ जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आपका जो सिक्स होता जैसे कि फिफ्थ था, सिक्स जो आपका था वो था आपका इम्फेटिक प्रोनाउन, और आपका 7 था वो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट था इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो या एक नई जानकारी मिली हो, यूनिक चीज़ मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, अनलाइक भी कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।